चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन डिटेक्शन किया था। कैसे डिटेक्ट कर रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन को? बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। और जितना भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था, जितना भी हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया था। फिर आपने उसको पास कराया था लाइम वाटर से। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हुआ तो ये प्रूव हो गया कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू हो गया तो भी ये प्रूव हो गया कि वो वाटर है। ठीक है, ये तो डिटेक्शन हो गया। एस्टिमेशन के लिए हमने वापस से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब पूरा लिया। उस समय अपन पिंच लेते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट देखने के लिए कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं उसमें। अब क्योंकि है तो अब तो मुझे पूरे उस गिवन मास में से कैलकुलेट करना है ना, तो उस पूरे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के हीट करेंगे। जितना भी वाटर है इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय CaCl2, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय KOH। डिफरेंस इन वेट जो आएगा हमारा यू शेप्ड ट्यूब का, दैट विल टेल अस कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है और कितना वाटर बना है, एक्स ग्राम एंड वाई ग्राम। याद आ रहा है? और उसके हेल्प से फिर अपन ने कार्बन का परसेंटेज निकाला था और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला था कि कार्बन अगर एक्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्स ग्राम बना है तो उसमें कितना कार्बन होगा। तो हमने थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का यूज किया था कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में होगा 12/44 ग्राम, और 44 में होगा 12/44 इंटू, सॉरी, एक्स ग्राम में होगा 12/44 इंटू एक्स। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है हमें, तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे W से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। W क्या था हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ठीक है, तो ऐसे करके हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाले थे, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाले थे? ऊपर 2/18, y क्या है? वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, इंटू W तो रहेगा, और 100%। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था हैलोजन, है ना। हैलोजन में अपन ने डिटेक्शन पार्ट देख लिया था, एस्टिमेशन पार्ट करना है ना। डिटेक्शन में क्या देखे थे कि हम जो भी अपना कंपाउंड रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका पहले एक पिंच ऑफ लेंगे ताकि पहले उसका एक्सट्रैक्ट बना सके, लेस लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट। फिर उस लेस लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट से हम टेस्टिंग करेंगे। तो लेस लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया? सोडियम लिया, फ्रेशली कट सोडियम लेंगे, और उसके साथ अपने थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देंगे? मिक्स करके मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। जितना भी अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन होगा तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaX बन जाएगा। अगर सल्फर होगा तो वो Na2S बन जाएगा, और अगर नाइट्रोजन होगा तो वो NaCN बन जाएगा। अगर ये दोनों होंगे तो कार्बन तो होगा ही ना। नाइट्रोजन हो ना हो श्योर नहीं है, बट अगर नाइट्रोजन हुआ तो ऐसा हो जाएगा, सल्फर हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और हैलोजन हुआ तो ये बनेगा। ये हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ही होगा। फिर इसी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हमें क्या करना है? पहले नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाना था। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को हटाना है। देखिए अपन अभी डिटेक्शन किसका कर रहे हैं? हैलोजन का। तो ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर हो जाएगी और HCN गैस बाहर हो जाएगी। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर हो जाएगी। तो हमारा काम हो गया, नाइट्रिक एसिड का काम हो गया। अब कंपाउंड को अपन किसमें मिलाएंगे? AgNO3 में। तो NaX प्लस AgNO3 अगर करोगे आप तो आपको AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा। NaNO3 तो मिलेगा ही सब में, AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर ये XCl हुआ तो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा। अगर ये XBr हुआ तो वो पेल येलो होगा, और अगर ये XI हुआ तो वो येलो होगा। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे कंपाउंड में क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है। करेक्ट हो गया डिटेक्शन, है ना। अब एस्टिमेशन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का बी पार्ट लिख रहे हैं अपन, अभी सेकंड नंबर कर रहे हैं ना। सेकंड नंबर हैलोजन, उसमें ए हो गया आपका डिटेक्शन। अब बी करते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हाँ चलिए, एस्टिमेशन में लिखेंगे हाइफन डाल के। इसका नाम है कैरियस मेथड। मेथड का नाम है
कैरियस मेथड, इस मेथड से हम एस्टिमेशन करेंगे, कैरियस मेथड। ओके, हाइफन डाल के लिखेंगे अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, a known mass of organic compound, a known mass of organic compound is heated with is heated with is heated with nitric acid, is heated with nitric acid, is heated with nitric acid and a few crystals of silver nitrate, and a few crystals of silver nitrate, and a few crystals of silver nitrate is also taken, and a few crystals of silver nitrate is also taken. वही रिएक्शन करा रहे हैं जैसा अपन ने डिटेक्शन किया ना, वैसी एस्टिमेशन भी कर रहे हैं। क्या किया था अपन ने डिटेक्शन में? अपने कंपाउंड को, बस ये फर्क है कि अपने कंपाउंड से पहले लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट बनाए थे और फिर उसमें HNO3 और फिर उसमें AgNO3 डाले थे। अब क्या लेंगे? डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं किसके साथ? HNO3 के साथ, और हीट कर रहे हैं AgNO3 के साथ। तो आपको डायरेक्टली प्रेसिपिटेट मिलेगा AgX का, AgX का। इसमें अगर X होगा तो हैलोजन होगा तो, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन में लिखना। अंडर दिस कंडीशंस, अंडर दिस कंडीशंस, under this conditions carbon and hydrogen are oxidized to CO2 and H2O। कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन are oxidized to CO2 and H2O, carbon dioxide and water, CO2 and H2O, CO2 and H2O, while halogen is converted into, while halogen is converted into, while halogen is converted into silver halide, silver halide। आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा सिल्वर हालाइड का। हैलोजन को ही हालाइड बोलते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सब आइड से एंड हो रहे हैं ना, तो हालाइड लग जाएगा, ठीक है। आगे लगता तो हेलो बोलते हैं, है ना। जैसे CH3Cl के दो नाम है, क्लोरोमीथेन इज द IUPAC नेम एंड मिथिल क्लोराइड इज कॉमन नेम। देखो, हालाइड, हेलो, तो हैलोजन को अपन दो फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रीफिक्स में हेलो फॉर्म में और सफिक्स में हालाइड फॉर्म में। बट सफिक्स वो IUPAC में नहीं आता, कॉमन नेम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखे? द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हालाइड, लिखना, द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर हालाइड, the precipitates of silver halide are filtered, washed, dried and weighed। छानेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, फिर तौलेंगे। समझे क्या? क्या बोले अपन ने? पहला काम क्या होगा? देखो आप सुनो इधर, हाँ सुनो इधर। पहले मान लो ये टेस्ट ट्यूब है ना, उसी टेस्ट ट्यूब में अपन हीट कर रहे हैं। किसको किसको हीट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, AgNO3 हीट किया आपने। जितना भी इसमें कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर बन के उड़ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ना, है ना। हमारा काम है हैलोजन का डिटेक्शन और एस्टिमेशन। डिटेक्शन तो हम कर चुके हैं, एस्टिमेशन पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हैलोजन है। तो जितना भी हैलोजन होगा वो AgX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AgX, सिल्वर हालाइड, और प्रेसिपिटेट बन जाएगा वही कलर का, व्हाइट, पेल येलो या डार्क येलो। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम डिसाइड करेंगे कि ये क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है। करेक्ट? यहां तो ठीक है।
पर अभी आपको प्रेसिपिटेट मिला है, तो प्रेसिपिटेट को अलग कैसे करोगे छान के? देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट इज सॉलिड, बाकी चीजें तो लिक्विड है उसके अंदर, तो अपन पहले छानेंगे। सबसे पहला काम फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर करके छान दिया आपने, तो ऊपर आपको फिल्टर पेपर में क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट, बाकी तो चीजें नीचे चले जाएंगी। जैसे चाय पत्ती मिलती है ना ऊपर, आप छानते हो तो चाय नीचे चले जाती है, चाय पत्ती ऊपर आ जाती है। इन द सेम वे आप जब इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके छानोगे तो उसका प्रेसिपिटेट ऊपर रह जाएगा, एजीएक्स का। वो एजीसीएल भी हो सकता है, वो एजीबीआर भी हो सकता है, वो एजीआई भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट ऊपर रह जाएगा, छन के बाकी चीजें नीचे चले जाएंगी, लिक्विड। वो छना हुआ को काम नहीं अपने का, अपना उसका काम नहीं अपने को, वो NaNO3 है, क्या है वो, NaNO3, उससे अपना काम नहीं है, नहीं वो H2S है, ठीक है, उसका काम नहीं है अपने को। अब पहला प्रोसेस हो गया फिल्टर। अब क्या करेंगे, अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी होगी तो उसको थोड़ा सा धो लेंगे, प्रेसिपिटेट को वहीं पे धो लेंगे, कहां पे, फिल्टर पेपर में ही। अभी भी आपका फिल्टर पेपर ऐसा ही है, कॉनिकल शेप का, उसमें भी प्रेसिपिटेट ऐसा ही है, तो आप वहीं पे उसको क्या करोगे, पानी डाल के धो लोगे, क्योंकि पानी तो उसको धो के नीचे चला जाएगा, फनल में लगा है ना अभी भी, तो धो भी देगा और पानी अपना धो के चला भी जाएगा। धुल गया आपका प्रेसिपिटेट, पर अभी वो गीला है, तो अब उसको ड्राई करेंगे। लिखे ना ड्राई, क्या लिखो, ड्राई लिखियो ना, ड्राई, क्योंकि पानी ने धो के चला गया, पर पानी अभी भी चिपका है ना उसमें, गीला है ना वो, पर सुखा दोगे तो क्या होगा, पानी भी उड़ जाएगा, क्योंकि अब अपन उसका वजन लेने वाले हैं, तो वजन में पानी नहीं आना चाहिए। गीला लोगे तो गीले का वजन ज्यादा नहीं होगा, सूखने के बाद पानी उड़ जाएगा तो पानी का वजन नहीं आएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि एजीएक्स कितना ग्राम बना है। इट्स जस्ट लाइक कैसे पता कर रहे थे अपन की CO2 कितना ग्राम बना और H2O कितना ग्राम बना, एक बार वो पता चल गया तो अपन कार्बन निकाल लिए थे ना मोल कंसेप्ट यूज करके, वैसे यहां भी कर लेंगे। एक बार पता तो चले कि AgCl कितना ग्राम बना है, क्योंकि जितना भी Cl था वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, और कहीं से तो नहीं आया ना Cl, जितना भी Cl आया वो कहां से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, तो AgCl में जितना भी Cl होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही होगा, और अपन को यही तो निकालना है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंटेज Cl है, यही तो है हमारा एस्टिमेशन, ठीक है। तो हर बार यही करेंगे, जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेट को पहले छानेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे और फिर वजन करेंगे। एम आई क्लियर? देखो वहां ये सब काम नहीं करना पड़ा था, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, क्यों, क्योंकि वो गैस थे ना, वो वाटर वेपर और गैस के फॉर्म में थे, सीधा उनको एब्जॉर्ब करवाए और डिफरेंस इन वेट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेट आ गया। बट यहां वो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट को कहां एब्जॉर्ब करवाओगे, इसलिए उनको छान के, धो के, सुखा के और वजन कर लिए। एम आई क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो तो लिखिए फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड वेड, ठीक है, फुल स्टॉप, लास्ट लाइन लिखना। नोइंग द मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, वो तो अपन को पता रहेगा W, नोइंग द मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, ये W है ना, knowing the mass of substance taken and the mass of precipitate formed, and the mass of precipitate formed, knowing the mass of the substance taken and the mass of the precipitate formed, the percentage of halogen is calculated as follows. The percentage of halogen is calculated as follows. The percentage of halogen is calculated as follows. ठीक है, चलो कैलकुलेशन पार्ट लिखते हैं, लिखना नीचे, समझ डालना, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे जैसे अपन ने कल हाइड्रोजन और कार्बन पे निकाला, ठीक है। तो क्या है हमारा मास कितना है कंपाउंड का, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी W ग्राम, W ग्राम, ठीक है। और प्रेसिपिटेट के मास को X दे देते हैं, जैसे अगर अपन ने CO2 के मास को X दिया था और H2 के मास को Y दिया था, यहाँ प्रेसिपिटेट को धो के, सुखा के वजन किए ना, तो उसको क्या करेंगे अपन, लेट द मास ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ऑफ AgX बी X ग्राम, ठीक है। देखो AgX लिख रहा हूं क्योंकि अभी अपन को नहीं पता ना कि वो ब्रोमीन है, क्लोरीन है कि आयोडीन है, वो तो आप डिटेक्शन से पता करोगे कलर ऑफ प्रेसिपिटेट देख करके, ठीक है, इसलिए उसको X रहने दो, अभी जनरल रहने दो, ठीक है, आगे बढ़े।
अब जैसे अपन ने कल कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का निकाला था मास, कैसे निकाले थे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो 1 ग्राम में 12/44, तो x ग्राम में 12/44 इंटू एक्स, यहां भी वही करेंगे, बट ये आपको निकालना पड़ेगा मास। तो समझ लो, मान लो पहले अपन क्लोरीन का निकालते हैं ना, क्लोरीन के लिए ध्यान देना, पहले क्लोरीन का बता रहा हूं, बाकी आयोडीन ब्रोमीन आप करोगे, मास मैं दूंगा आपको क्लोरीन और ब्रोमीन का, ब्रोमीन और आयोडीन का। सिल्वर का मास होता है 108 एमयू, 108 एमयू सिल्वर का मास, आपने नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि हमारे 30-40 के बाद आता है 108, है ना। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं मैं, अपन 20 तक तो जानते हैं कि कैल्शियम का 40 होता है ना, बट वी डोंट नो द मास ऑफ सिल्वर। क्लोरीन का तो पता है 35.5, है ना, बट आयोडीन और ब्रोमीन का नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ध्यान देना, पहले क्लोरीन का ध्यान दो, बाद में लिखना, फिर क्लोरीन के बाद आप लोग आयोडीन ब्रोमीन का खुद से करोगे, है ना, पर कैसे कर रहे हैं ध्यान देंगे। तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, एजीसीएल बनेगा, तब आप बोलो ना क्लोरीन है। एजीसीएल का मास क्या हो जाएगा, मोलर मास 108 प्लस 35.5 होगा सर, तो कितना हो जाएगा 108 प्लस 35 विल बी 143, 143.5 ग्राम, ठीक है। जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाले थे 44, वैसे एजीएक्स का निकाल ली, एजीसीएल का निकाल लिया। नाउ 143.5 ग्राम ऑफ एजीसीएल कंटेन्स कितना क्लोरीन, एग्जैक्टली 35.5 ग्राम क्लोरीन। Therefore 1 gram of AgCl contains 35.5 divided by 143.5 ग्राम क्लोरीन। Therefore हमारा कितना बना है, Therefore x gram of AgCl contains 35.5 upon 143.5 into x। ये तो मास निकला, और अपन को तो परसेंटेज चाहिए ना, तो डिवाइड बाय W इंटू 100। फाइनल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 35.5 इंटू एक्स अपॉन 143.5 इंटू W इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। अब आपको दो डेटा चाहिए मुझसे, एक ब्रोमीन का मास और एक आयोडीन का मास, तो स्टेप कर लेंगे। तो ब्रोमीन का मास होता है, एटॉमिक मास होता है ब्रोमीन का 80 और 80 एएमयू, और आयोडीन का होता है 127 एएमयू, ठीक है। चलिए जल्दी से फॉर्मूला निकालिए, आप इसको देख के भी फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को, हाँ या ना। 35.5 क्या है, क्लोरीन का मास है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा ब्रोमीन के लिए 80, और यहाँ 143.5 कैसे आया था, दोनों को ऐड करके आया था, तो 108 प्लस 80 188 आ जाएगा। ये ब्रोमीन वाला केस हुआ, समझ गए क्या, तो वैसा भी लिख सकते हो, चलेगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला ये आएगा, परसेंटेज ऑफ आयोडीन का फॉर्मूला ये आएगा। चलो करो जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर नेक्स्ट अगला एलिमेंट डिटेक्शन देखते हैं।
हो गया। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना आएगा 80 इंटू एक्स अपॉन 188 इंटू डब्ल्यू इंटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ आयोडीन 127 इंटू एक्स अपॉन 127 प्लस 108 ना, हाँ 235 इंटू डब्ल्यू इंटू 100। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए हैलोजन वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हैलोजन वाला। देखेंगे क्वेश्चन। इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, इन कैरियस मेथड ऑफ estimation of halogen, in Carriers method of estimation of halogen, .15 gram of an organic compound, 0.15 gram of an organic compound, ये क्या है W, 0.15 gram of an organic compound gave 0.12 gram of AgBr, gave 0.12 gram of AgBr। 0.15 ग्राम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है विच इज W, और ये 0.12 ग्राम आपका क्या है X। ये कैरियस मेथड में लिए तो प्रेसिपिटेट इतना बना, इसी प्रेसिपिटेट को धोए सुखाए और वजन किए तो 0.12 आया। समझ रहे क्या? ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कितना परसेंटेज ब्रोमीन है, फॉर्मूला आपके पास है, सीधा फॉर्मूला पुट करो, गेट द आंसर। क्या क्या कर रहे हो आप लोग, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए ऊपर आ जाएगा 80 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 0.15 इंटू 100, है ना, ऐसे कर रहे हैं। ये दोनों का 0.12 0.15 का पॉइंट कैंसिल कर दिया और 3 से कट भी जाएगा ना 12 और 15, तो सीधा ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, फिर ये 5 और 80 भी कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80, करेक्ट, और ये आपका उससे जाएगा 4 की टेबल से 47, तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू 1600 अपॉन 47। सुन रहे हैं क्या, 30 समथिंग आना चाहिए, देखो 30 की लाइन में आएगा आंसर, आया ना, 47 को डिवाइड करना 160 से, तो 3 बार में जाएगा, 4 टाइम्स में तो पार हो जाएगा 160 से, तो 160 1600 डिवाइड बाय 47, तो 3 टाइम्स में 321 का 1 कैरी 2, 12 प्लस 2 14, 141 आएगा, रिमाइंडर विल बी 19 190। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 7 28 का 8 कैरी 2, 16 प्लस 2 18, रिमाइंडर 2, एक नीचे लेके आते हैं 0, है ना, ये तो जाने नहीं वाला, तो 34.0, फिर एक और ले लेते हैं 0, और ये जाएगा आपका अगेन कितना, 4 टाइम्स में जाएगा 34.04%, 34.04%।
34.04% फाइनल आंसर। समझे क्या? आर्ची, कामाक्षी, समझ में आ रहा है? यस सर। चैट में लिख दो बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला एलिमेंट उठाते हैं। सल्फर, अगला लिख लो, सल्फर। सल्फर, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, अगला एलिमेंट है सल्फर। तो इसका डिटेक्शन देन एस्टिमेशन। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ने अपने को अभी पढ़ रहे हैं। अगला अपन पढ़ रहे हैं सल्फर, इसके बाद एक पढ़ना है फॉस्फोरस, फिर एक पढ़ना है हमें नाइट्रोजन। इतने ही कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन का भी अलग मेथड पढ़ेंगे, वरना अगर आप सबका डिटेक्शन करके देख लोगे, उसके बाद जो बच रहा है वो ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला अगला है आपका सल्फर, लिखेंगे इसका पहले डिटेक्शन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, डिटेक्शन। डिटेक्शन, sulfur is detected in the organic compound by sulfur is detected in the organic compound by Lestlange's test। Lestlange's test जैसे हमने उसमें किया था अभी हेलोजन में, by Lestlange's extract। क्या थी स्पेलिंग? LASSAIGNE एपिस्ट्रोफी S, Lestlange's टेस्ट। और लेस्लांगेस टेस्ट के लिए क्या बनाते हैं पहले? लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट। हाँ, नाम दिए थे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और उसके लिए कैसे करते हैं अपन? फ्रेशली कट सोडियम लेते हैं और एक पिंच ऑफ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देते हैं, जैसे अपन ने पीछे बनाया था। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे इट इज सॉरी it is done by using सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। उसी का एक और नाम है लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट। It is done by using sodium fusion extract. Sodium fusion extract. Full stop. If sulfur is present in the organic compound, if sulfur is present in the organic compound, then on fusion with sodium metal, सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म्ड। याद है पीछे भी बन रहा था ना, पर वहां इसका काम नहीं था, तो अपन ने उड़ा दिया था इसको। किसके साथ रिएक्ट करा के? HNO3 के साथ। H2S बन के उड़ गया था ना, बट यहां उसको उड़ा दोगे तो फिर डिटेक्ट कैसे करोगे? सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म्ड। रिएक्शन लिखना, Na+S gives Na2S। ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में होगा, Na2S। ठीक है, अब ये तो बन गया एक्सट्रैक्ट हमारा। अब एक्सट्रैक्ट से टेस्टिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो नीचे लिखना, द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म्ड विथ लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट। द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म्ड विथ लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट, LASSAIGNES apostrophe S। The following tests are performed with Lestlange's extract to detect the presence of sulfur. To detect the presence of sulfur. To detect the presence of sulfur. पहला टेस्ट लिखना, फर्स्ट टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, RUSSIDE, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट।
हाँ, मतलब अपन लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट तो बना लिया। पिछले बार क्या किए थे देखो एक बार, लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद HNO3 और AgNO3 डाले थे, तब जाके पीपीटी आया था ना AgX का। अब वैसे ही यहां भी पीपीटी से पता करेंगे कि सल्फर है कि नहीं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ये वाला जो रिएक्शन है ये तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाया है, एक्सट्रैक्ट से अब टेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के। ठीक है, नीचे लिखेंगे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ a small portion of a small portion of Leslange's extract, a small portion of Leslange's extract is treated with a few drops of is treated with a few drops of sodium nitroprusside, is treated with few drops of sodium nitroprusside, sodium nitroprusside, when a violet coloration is obtained, when a violet coloration is obtained, when a violet coloration is obtained, वायलेट कलर आया मतलब सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। वायलेट कलरेशन इज obtained। ठीक है, एक ये तरीका है सल्फर को डिटेक्ट करने का, और दूसरा मेथड लिखेंगे, एक मेथड और, उसी कारण व्हाइट कलरेशन आ रहा है। देखो ना, पूरा कंपाउंड सेम है, ये Na2 इस दो के साथ मिलके Na4 हो गया, और ये S आपका यहां चला गया। इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। आज तक हमने कभी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मूला नहीं लिखा ना कहीं पे भी, या आप 12th में अलग एक चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। चलिए सेकेंड टेस्ट लिखना, लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट, इसी को दो तरीके से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट, हाइफन डाल के लिखेंगे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट is mixed with few drops of lead acetate, is mixed with few drops of lead acetate, is mixed with few drops of lead acetate, lead acetate, full stop। Formation of black PPT, formation of black PPT precipitate, formation of black precipitate indicates the presence of sulfur, indicates the presence of sulfur, indicates the presence of sulfur। तो ये रिएक्शन इजी है, डबल डिस्कशन रिएक्शन है। ये होगा आपका लेड एसीटेट। देखो एसीटेट ही एक ऐसा आयन है जो एनायन पहले लिखाता है, वरना हम हर बार कैटायन को पहले लिखते हैं एनायन को बाद में, याद है? कैटायन पहले लिखाता है फॉर्मूले में, एनायन बाद में। सिर्फ एसीटेट वाले कंपाउंड्स में एनायन पहले और कैटायन बाद में, जिसमें एसीटेट आपका क्या है, एनायन है। ये कैसे बना होगा फॉर्मूला, CH3COO का 1 नेगेटिव होता है और Pb का 2 पॉजिटिव। ये 2 इधर आया और ये 1 इधर गया, 2 आया इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2 लग गया। ठीक है, अब इसमें होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन?
Na चला जाएगा एसिटेट के साथ, Pb चला जाएगा S के साथ, यही ब्लैक प्रेसिपिटेट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट प्लस CH3COO Na, सोडियम एसिटेट। तो ये ब्लैक पीपीटी हमें बताएगा कि हाँ ये कंपाउंड में सल्फर है। ठीक है, ये हो गया इसका डिटेक्शन। इतना तो पता चल गया कि हाँ हमारे कंपाउंड में सल्फर है। अब इसका एस्टिमेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये उसका ए पार्ट था ना, डिटेक्शन। अब बी पार्ट करेंगे एस्टिमेशन। सब में अपन ऐसे ही कर रहे हैं, हर एलिमेंट में पहले डिटेक्शन हो रहा है फॉलोड बाय एस्टिमेशन। सुन रहे हैं क्या? तो अब बी पार्ट लिख लो, एस्टिमेशन। ठीक है, चलिए एस्टिमेशन में लिखते हैं। इसका भी एस्टिमेशन कैरियस मेथड ही है, ब्रैकेट में ना कैरियस मेथड। कैरियस मेथड जैसा अपन ने हैलोजन के लिए किया था ना, कैरियस मेथड। देखो इसका नाम कैरियस इसलिए पड़ा क्योंकि जो ट्यूब अपन ले रहे हैं ना वो ट्यूब कैरियस ट्यूब है, इसलिए मेथड का नाम कैरियस मेथड है दोनों का। चलो आगे बढ़े। चलो अननोन मास ऑफ, हर बार नोन मास से चालू करेंगे तब तो परसेंटेज निकाल पाओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको पता होना चाहिए, टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का। unknown mass of the substance is heated with, unknown mass of substance is heated with nitric acid, nitric acid in a sealed tube, in a sealed tube। ऊपर से वो ट्यूब सील्ड रहता है, हाँ, इन अ सील्ड ट्यूब। इसी सील्ड ट्यूब को कैरियस ट्यूब बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो। सील्ड ट्यूब का नाम क्या है? कैरियस ट्यूब, कैरियस ट्यूब। ठीक है, पीछे भी ना सील्ड ट्यूब ही था, अपन शायद लिखे नहीं है, बट दैट वाज आल्सो सील्ड ट्यूब। ठीक है, जहां क्लोरीन वाले का अपन हीटिंग कर रहे थे। फुल स्टॉप। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and H2O। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and H2O, CO2 and H2O, while sulfur present in the compound, while sulfur present in the compound, while sulfur present in the compound is oxidized to sulfuric acid, is oxidized to sulfuric acid, is oxidized to sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid, which is then precipitated as, which is then precipitated as, which is then precipitated as barium sulfate, barium sulfate by adding barium chloride solution, by adding barium chloride solution, by adding barium chloride solution। रिएक्शन लिखना देखो, जितना भी कार्बन था उसको ऑक्सीजन मिल गया नाइट्रिक एसिड से और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जितना भी हाइड्रोजन था उसको ऑक्सीजन मिल गया अगेन नाइट्रिक एसिड से और वो वाटर बन गया। ठीक है, जितना भी सल्फर था उसको भी ऑक्सीजन मिला नाइट्रिक एसिड से, पर ये पानी भी था साथ में, तो ये मिल गए, बना लिए सल्फ्यूरिक एसिड। जितना सल्फर था पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन को सल्फर का तो डिटेक्शन एस्टिमेशन करना है, पर वो प्रेसिपिटेट बना के करना है।
तो प्रेसिपिटेट का एक तरीका क्या था, पीछे अपन दो बनाए थे ना, पर वो दोनों किससे थे, लेस लैंग्वेज से थे, एक ब्लैक पीपीटी और एक वायलेट कलरेशन था, वो तो पीपीटी भी नहीं था, उसको तो अपन यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो पीपीटी बन ही नहीं रहा ना। पीपीटी बनेगा तब तो उसको छान के धो के सुखा के और वजन करोगे ना, पर यहाँ तो बन ही नहीं रहा था पीपीटी पहले वाले में, वायलेट वाले में। दूसरा वाला भले आप यूज कर सकते हैं, लेड एसीटेट वाला, उसमें पीबीएस का ब्लैक पीपीटी बन रहा था ना, तो ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा, उसको छानेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे और वजन कर लेंगे। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका होता है बेरियम सल्फेट बना दो, बेरियम सल्फेट भी पीपीटी होता है व्हाइट कलर का। तो क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आया है या सल्फ्यूरिक एसिड आया है, इसमें बेरियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा एंड दिस विल बी अगेन फिल्टर्ड, फिर ड्राइड, पहले वॉश, फिल्टर्ड, वॉश, ड्राइड एंड वेड, व्हाइट पीपीटी एक्स ग्राम। फिर कैलकुलेशन तो सेम। आपको यहाँ पे बेरियम का मास की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वहां सिल्वर के मास की जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, उसे तो निकाल पाए थे ना कि इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड में, क्लोराइड क्लोरीन 35.5 है। नहीं, मैं पिछले वाला याद दिला रहा था कि पिछले वाले में सिल्वर का हमें, हाँ वही पता नहीं था, इससे जरूरत पड़ेगी ना, यहाँ भी बेरियम की जरूरत पड़ेगी, बेरियम नहीं पता आपको, पड़ेगी ना जरूरत। अरे भाई ये पूरे बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर है, समझ रहे कि नहीं, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, बेरियम का मास पता होना चाहिए अपन को, तब तो निकाल पाएंगे, तभी तो कैलकुलेशन हो पाएगा। तो पहले रिएक्शन लिखो। हाँ, क्या इसका क्या होगा बोल रहे हैं, कैसे 6 या 7, वो बेरिलियम है भाई, दैट इज बीई बेरिलियम, उसका मास भी 9 होता है, ये बेरियम है, बी ए, इसका मास होता है 137। चलो आगे अपन लिखेंगे, यहाँ ये तीनों रिएक्शन तो लिखो, चारों रिएक्शन लिखो। इसके बाद एक लाइन और क्या लिखेंगे जल्दी बताओ मुझे, एक लाइन और लिखेंगे कैलकुलेशन करने से पहले, वो लाइन क्या होगी, सोचो सोचो सोचो, पता है आप लोग को, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, अरे और ऊपर बोला तो नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में, क्या बोला, क्या बोलना पूरा पूरा, हाँ ये पीपीटी मिल गया ना, अब इसको छानोगे, धोगे, सुखाओगे और वजन करोगे, तब तो कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मास आपको पता था, बट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेरियम सल्फेट कितना बना है, ये अपन वही चारों प्रोसेस करके निकालेंगे, क्योंकि जितना भी सल्फर आया होगा बेरियम सल्फेट में, वो कहां से आया होगा, कंपाउंड से ही आया होगा, और अपन को यही तो निकालना है कि कंपाउंड में सल्फर कितना है। ठीक है, तो ये इसके बाद वो लाइन लिख लेना, द प्रेसिपिटेट of BaSO4 is, the precipitate of BaSO4 is filtered, washed, dried and weighed. The precipitate of barium sulfate BaSO4, the precipitate of BaSO4 is filtered, washed, dried and weighed. चलो उसका कैलकुलेशन करो तो खुद से, कैलकुलेशन पार्ट। बेरियम का मैंने मास आपको बता नहीं बताया क्या, 137, बेरियम का मास 137 होता है। अब पूरा आप लोग करोगे, चलिए करो जल्दी से, मुझे फॉर्मूला चाहिए फाइनल बेरियम का, सल्फर का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ सल्फर, वो ड्राइड वॉश वेड के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करना, एंड मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला चाहिए आप लोगों से। क्या 32, अभी तो बात किए थे कि बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है।
हाँ आगे बता। 32 into x अपॉन 233 into w इंटू ऊपर लिख दिया ना, लेट डब्ल्यू एक्स क्या है, डब्ल्यू क्या है, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी डब्ल्यू ग्राम एंड लेट द मास ऑफ BaSO4 फॉर्म इज एक्स ग्राम। फिर तीनों को ऐड करेंगे तो Ba का मास 137 प्लस 32 प्लस 64 इज 233। फिर आपका पहला स्टेप आएगा, 233 ग्राम ऑफ BaSO4 contains 32 gram of sulfur. So 1 gram will contain 32 by 233. So x gram will contain 32 by 233 into x. So percentage will be 32 into x upon 233 into w into 100. ठीक है, इनका हो गया है। क्वेश्चन यहां नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन बना लेना। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 gram of organic compound gave 0.4813 gram of barium sulfate. Find percentage of sulfur. फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, इतना ग्राम ऑर्गेनिक, ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया। जी बना रहे हैं, क्वेश्चन तो पहुंच गए सब। परसेंटेज ऑफ एस कैसे निकाल रहे हैं, 32 into 0.4813 डिवाइडेड बाय 233 into 0.157 into 100। वही करेंगे जैसे कल के थे ना, एक 10 उधार ले लेंगे, तो 32 into 4813 इंटू एक ही 10 बचा, और पॉइंट्स हटा देंगे अपन ऊपर नीचे के, है ना। 233 into 157, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, है कुछ नहीं हो रहा। तो फिर तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, है ना।
मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर दोनों को नीचे दोनों को। क्या क्या 154016। ये 10 कहाँ गया फिर? यार लास्ट में तो 0 आना ही चाहिए। हाँ तो 32 में मल्टीप्लाई करो तो 320 होगा ना भाई। गजब करते हो। एक 0 तो आएगा ना एंड में। अरे क्या है फाइनल? कैलकुलेटर भी चलाते नहीं आ रहा है। अरे ऊपर का ये 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, क्या कर रहा है? तो 150416 154016 डिवाइडेड बाय करके दिखा ना 36581। ठीक है ना, वही 3 का टेबल चलाएंगे। नीचे 36,000 है, ऊपर 1540 डिवाइडेड बाय 36581। 3 5 15 होता है ना, बट वो पार हो जाएगा तो 4 से जाएगा, तो 4 टाइम से 4 1 4, 4 8 32 का 2 कैरी 3, 4 20 प्लस 3 23 का 3 कैरी 2, 4 24 प्लस 2 26 प्लस 6 बचा 2, 12 प्लस 2 14, 2 9 6। एक मिनट बस, 7 0 लेके आएंगे, ये 2 टाइम्स में जाएगा क्योंकि 3 2 6 होता है ना। 42 कितना 42.10%। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या हो गया? ये कैसे गलत आएगा? वही आएगा ना भाई, वो कर गलत रहा होगा। चलो, सल्फर सॉरी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कार्बन हाइड्रोजन एक साथ किए थे, फिर हाइड्रोजन दूसरा, सल्फर तीसरा, चौथा फॉस्फोरस। इसके अलग एक नाइट्रोजन बचा है, फिर ऑक्सीजन। हाँ चलिए, फॉस्फोरस चलो डिटेक्शन करते हैं पहले। फॉस्फोरस इज डिटेक्टेड बाय phosphorus is detected by phosphorus is detected by fusing the organic compound, fusing यानी वही melting है ना, fusing the organic compound with an oxidizing agent, fusing an organic compound with an oxidizing agent, with an oxidizing agent, that is sodium peroxide, sodium peroxide, that is sodium peroxide. When phosphorus is oxidized to, when phosphorus is oxidized to sodium peroxide, ये उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। When phosphorus is oxidized to sodium phosphate, sodium phosphate, when when phosphorus is oxidized to sodium phosphate, ठीक है। देखो पेरोक्साइड क्या होता है, O2 2 नेगेटिव इज पेरोक्साइड, ध्यान देंगे इधर। देखो ऑक्साइड अपन पढ़े, ऑक्साइड O2 नेगेटिव होता है,
पर पेरोक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव। क्लियर है? हाँ, H2O2 तो बनता इसी से तो है ना, H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो ये 2 इधर आया, 1 इधर गया, तो फॉर्मूला क्या बना? H2O2। बट ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अपन वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं यूज करना है, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा। क्या ले रहे हैं अपन? सोडियम पेरोक्साइड ले लिया हमने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फॉस्फोरस आया हमारा कहां से? फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर होगा फॉस्फोरस तो वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। और जब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रेड्यूस होगा ना, तो रेड्यूस होके ये हो जाएगा Na2O। Na2O बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। ये 5 होगा और ये आपका 2 होगा और ये वाला भी 2 होगा। 2 5 10 6 और 2 इधर आएगा 10। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा, Na3PO4 बन गया है। पर अभी प्रेसिपिटेट नहीं आया ना, जब तक प्रेसिपिटेट नहीं आएगा आप कलर पहचान की तो बताओगे कि हाँ ये है इसमें, जैसे अपन ने अभी पीछे किया। समझ रहे ना? हर बार डिटेक्शन में कलर चेंज या पीपीटी आ रहा है। याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए लाइम वाटर को मिल्की किए थे, वाटर के डिटेक्शन के लिए कॉपर सल्फेट को ब्लू किए थे, ब्लू विट्रियोल। फिर हैलोजन वाले में येलो पीपीटी, पेल येलो पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। सल्फर वाले में अभी ब्लैक पीपीटी या वायलेट कलरेशन। तो कोई ना कोई कलर चेंज या प्रेसिपिटेट से ही हमको पता चलता है कि हाँ ये कंपाउंड में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। आप लोग ये केमिस्ट्री में वहां भी लैब में भी करते होगे शायद, स्कूल में कभी गए हो लैब स्कूल के, तो वहां भी ये सब टेस्ट करोगे। आप लोग को सॉल्ट का दे देगा पुड़िया एक, आपके फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल में आएगा, बताओ इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। आपको ये सारे टेस्ट कर करके वहां देखने पड़ेंगे, प्रेसिपिटेट का कलर याद रखना पड़ेगा कि ये कलर का प्रेसिपिटेट आया तो ये टेस्ट होगा। इसमें कॉमन तो हमारे पिछले साल वाले हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो रहता ही है, तो सबसे सिंपल है। लाइम वाटर मिल्की, हो तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में, द फ्यूज्ड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। द फ्यूज्ड मास, ये जो आपको मिल गया ना, ये फ्यूज्ड मास है। द फ्यूज्ड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर, is extracted with water, full stop. The aqueous solution is boiled. The aqueous solution is boiled. The aqueous solution is boiled with concentrated HNO3, nitric acid, with concentrated HNO3, with concentrated HNO3, and then ammonium molybdate solution is added, and then ammonium molybdate, molybdenum एक एलिमेंट होता है, एमओ molybdenum, उसका ही सॉल्ट है molybdate, अमोनियम molybdate। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना molybdate, एल्यूमिनियम molybdate का फॉर्मूला NH4 अमोनियम होता है, NH4 का ट्वाइस, मोलिब्डेनम होता है MO और O4। MO आपका ऑक्सीजन मत सोचना, MO का O, वो MO मोलिब्डेनम का सिंबल है, ऑक्सीजन तो अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ 0। ऐसा ऐसा कर देता ना, मतलब ऐसा लगता है कि अपन साइंस के स्टूडेंट है ही नहीं क्या। सॉरी सर। हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो 9th-10th में हम लोग के सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, और जब ऐसी कुछ सिली मिस्टेक करते थे ना पेपर में, आंसर शीट में, तो जैसे कोर्ट वाले जज नहीं होते हैं, जब वो अपना फैसला सुनाते हैं और अगर मान लो कि किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो लोग लिखते हैं टू बी हैंग्ड टिल डेथ। सुनोगे नहीं आप लोग ये? अरे पिक्चर में तो दिखाता है ना कि वर्डिक्ट होती है, जब फाइनल डिसीजन होता है, पूरा दलीलें सब हो गई, सब सुन ली है, फाइनल जज जब वो सुनाते हैं फैसला,
और बाकी में एक्यूज पाया गया है और उसकी सजा मौत है, तो हैंग टिल डेथ लिखते हैं ना, तो वो पेपर में आंसर शीट में ये सब लिखते थे कि इस मिस्टेक के लिए यू शुड बी हैंग टिल डेथ। तो कुछ लोग उससे अफेंड हो गए और कंप्लेन कर दी कि सर ऐसा ऐसा बोलते हैं कि तुमको तो लटका के मार देना चाहिए, तभी तूने ऐसे ही किया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे? अमोनियम मोलिब्डेट is added, full stop. The appearance of a yellow precipitate, the appearance of a yellow precipitate, the appearance of a yellow precipitate due to the formation of, due to the formation of, due to the formation of ammonium phosphomolybdate, ammonium phosphomolybdate, ammonium phosphomolybdate indicates the presence of phosphorus, indicates the presence of phosphorus, indicates the presence of phosphorus. अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ऊपर वाला था अमोनियम मोलिब्डेट, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, ये तो अमोनियम मोलिब्डेट था, है ना, पर आगे जब अपन ने इसका रिएक्शन करवाया तो बन गया वो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिख लो। येलो पीपीटी इसी का बनेगा। अब इसी येलो पीपीटी को छानेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे और वजन करेंगे। आपको मोलिब्डेनम का मास चाहिए रहेगा, है ना, कि नहीं चाहिए रहेगा? जैसे वहां पे बेरियम का चाहिए था, उसके पहले सिल्वर का चाहिए था, आयोडीन का चाहिए था, ब्रोमीन का चाहिए था, वैसे ही अब यहाँ पे क्योंकि प्रेसिपिटेट आपको इसी का मिल रहा है ना, और उस प्रेसिपिटेट में मोलिब्डेनम भी है, तो आपको मोलर मास निकालने के लिए तो मोलिब्डेनम का परसेंट मास चाहिए, तब तो आप ओवरऑल मास निकाल पाओगे ना, जैसे आप हर बार निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसका ये बात अच्छा है कि एस्टिमेशन में हमें नए रिएक्शन नहीं पढ़ने, यही रिएक्शन है एस्टिमेशन का भी। ठीक है, मतलब वही आप वही अपने नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करोगे, जितना भी कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो पानी बन के उड़ जाएगा, और जितना भी फास्फोरस होगा वो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, H3PO4। जैसे वहां क्या हो रहा था सल्फर वाले में, सुनो इधर, जितना भी हाइड्रोजन था वो वाटर बन गया, जितना भी कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जितना भी सल्फर था वो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में ही हमने BaCl2 ऐड किया था, तो व्हाइट पीपीटी मिल गया था। अब यहाँ पे भी वही किए हैं, फॉस्फोरिक एसिड में अमोनियम मोलिब्डेट ऐड कर दिए विद नाइट्रिक एसिड, तो आपको येलो पीपीटी मिल गया। तो यही रिएक्शन होगा, कोई नया रिएक्शन नहीं है। हम सीधा पीपीटी को ड्राई कर फिल्टर करके वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और वे करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ डिटेक्शन में, सॉरी एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, तो लिख लो एस्टिमेशन में, द प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, the precipitate of ammonium phosphomolybdate thus formed are, the precipitate of ammonium phosphomolybdate thus formed are filtered, washed, dried and weighed.
filtered, washed, dried and weighed. ठीक है, चलो कैलकुलेशन पार्ट कर लो। मॉलिब्डेनम का वेट होता है 96। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक मास है 96 AMU। ठीक है, चलो मुझे फाइनल फॉर्मूला चाहिए परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। पूरा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का वो निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, और बहुत ज्यादा आने वाला है। क्यों? 12 तो मॉलिब्डेट ही है, तो 12 इंटू 96 करोगे ना। बाकी सारी चीजें तो पता आपको। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। नाइट्रोजन 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4 इंटू 3 12। 12 हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस एक ही है। फॉस्फोरस का मास कितना होता है? फॉस्फोरस का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर बता दो। 15 एटॉमिक नंबर। तो मास निकालने के लिए डबल प्लस वन, 31। फॉस्फोरस का मास है 31। कितना आ रहा है उसका मास? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, हाँ चेक कर। नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 12 है, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है। पहला 4 है, बाद में तो और है ना। बाद में 12 इंटू 3 36 और है। 36 और 4 40 तो ऑक्सीजन ही है। 40 ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया? 480 ग्राम, तो यही हो गया। नहीं, आपको दिख रहा है 40 ऑक्सीजन? 12 MOO3 लिखा है ना, तो ये 36 हो गए और 4 आगे है। तो 40 ऑक्सीजन का मास ही आपका हो गया। सॉरी, मैं 480 बोल दिया, 640। ठीक है। और एमओ आप में कितने हैं? 12 है। तो 96 इंटू 12, ये कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 96 इंटू 12, ये भी 1000 के ऊपर ही है। दोनों मिला के 1700 1600 तो यही हो गया। अब वो 1300 कैसे लाया पता नहीं मेरे को। वाह यार, गजब।
बाप रे, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा भाई। ट्वेल्व इंटू 96 किए क्या? ट्वेल्व इंटू 96, 10 इंटू 96 960 होता है। फिर 96 दो बार और ऐड कर देंगे, कितना बोल रहे हो? तो 1152 हो गया मोलिब्डेनम का मास, 640 हो गया आपके ऑक्सीजन का मास। हो गया मोलिब्डेनम ऑक्सीजन खत्म। फास्फोरस एक ही है, 31 उसका मास। नाइट्रोजन आपके 3 है, तो 14 इंटू 3 42, और हाइड्रोजन 12 है। बस सबको ऐड कर दो। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का 7 कैरी 1 1877। इतना देर से पता नहीं क्या कर रहे थे। 1877 टोटल मोलर मास है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का। इसमें फॉस्फोरस कितना है? मात्र 31 ग्राम। ऐसी तो निकाल रहे थे ना हर बार कि 1877 में 31 ग्राम फॉस्फोरस है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 31 अपॉन 1877। तो x ग्राम में कितना होगा? इंटू एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फाइनल? 31 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1877 इंटू डब्ल्यू इंटू 100। क्लियर है? हाँ, चलो नेक्स्ट नाइट्रोजन। हो गया? हाँ, नाइट्रोजन डिटेक्शन तो करो, एस्टिमेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा टाइम भी हो गया है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो बचे हैं बस, बाकी सब तो हो गए हमारे। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर थर्मोडायनेमिक्स चालू करते हैं। 3 चैप्टर बचे अपने, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम और एक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसका न्यूमेरिकल भी बन जाएगा ना? ये इसका न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि अपन हैलोजन का करें, कार्बन हाइड्रोजन का किए, सल्फर का भी कर लिए हैं। ठीक है, तो बन जाएगा न्यूमेरिकल, वैसे ही है सारे।